नमस्कार साथियों, हम कर रहे थे ट्राइंगल में हम पढ़ चुके थे कि एक होता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट ट्राइंगल कौन सा होता है? जिसके सारे एंगल क्या हो, 90 डिग्री से कम हो। एक होता है राइट ट्राइंगल। हिंदी में बोलते समकोण, जिसका एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो। और एक होता है ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, जिसका एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो। उसके बाद हमने पाइथागोरस प्रमेय प्रूव की थी, जो क्या थी, कर्ण स्क्वायर बराबर यानी हाइपोटेनस की स्क्वायर, आधार या बेस की स्क्वायर, लंब की स्क्वायर प्लस आधार की स्क्वायर, लंब की स्क्वायर प्लस आधार की स्क्वायर। इनके बारे में अपने ने चर्चा कर ली थी। अब बात करेंगे अपने साइड, जो इनकी जो भुजा होती है उनके आधार पर ट्राइंगल कितने प्रकार के होते हैं। उनके आधार पर ट्राइंगल होते हैं 3 प्रकार के। पहला ट्राइंगल जिसकी कोई भुजा भी बराबर नहीं होती, ए बी सी। ये भुजा ए होगी, ये सी होगी, ये बी होगी। मैंने आपको बता दिया ये नाम कैसे लिखे जाते हैं पहली क्लास में। अगर आपने नहीं देखा तो आराम से उस क्लास को देखिए। तो यहाँ ए बराबर बी बराबर सी नहीं होगा, जिसे विषम बाहु ट्राइंगल क्या बोलते हैं, विषम बाहु त्रिभुज बोलते हैं, या अंग्रेजी में बोले तो स्केलन ट्राइंगल बोलते हैं। सेकंड नंबर पर आता है जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो। ये ए बी सी है और इसकी सामने वाली भुजा सी, ये बी ए, और यहाँ ए बराबर नहीं है लेकिन सी और बी बराबर हो, तो इसे अपने बोलते हैं आइसोसेल्स ट्राइंगल या समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। इतनी बात समझ आ गई। या अंग्रेजी में क्या बोलेंगे इसे, आइसोसेल्स ट्राइंगल। उसके बाद तीसरा जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, उसके तीनों कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, जो कि 60-60 डिग्री को होते हैं। ठीक है, हम सब बराबर भुजाएं बराबर कोण बनाती हैं, ये भी कोण बराबर होंगे। आइसोसेल्स ट्राइंगल यहाँ जो भी एंगल बनाएगी वो दोनों बराबर बनाएगी। इसी तरह यहाँ है, तो यहाँ ये भुजा सी ए बी, यहाँ क्या होता है ए इक्वल बी इक्वल सी। इसकी तीनों भुजाएं बराबर है, जिसे अपने समबाहु त्रिभुज या इक्विलेटर ट्राइंगल बोलते हैं। इनकी बात ये थी, इनकी भुजाओं के आधार पर इनके प्रकार। हमने त्रिभुज के 6 प्रकार पढ़ लिए हैं, 3 कोण के आधार पर, 3 भुजाओं के आधार पर। अब देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, एक बेसिक बात बता रहा हूँ। ये कोई लाइन ए बी है और इसके ऊपर कोई भी लाइन होगी तो वो ए, मान लो कोई भी लाइन वो ए बी के इक्वल ही होगी। इस पर कोई भी इसे ए बी और इसे लेकर यहाँ तक, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक कोई लाइन रखूँगा, इसके ऊपर कोई भी अगर ऐसी लाइन बनाऊँगा तो ए बी की इक्वल होगी। लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा सा ऊपर उठाऊँगा तो वो क्या हो जाएगी, ए बी से बड़ी। कहने का मतलब क्या है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मान लीजिए ए बी, ये बीच में सी है, तो ए बी बराबर आप कह सकते हैं कि ए सी प्लस सी बी, यानी इन दोनों लेंथ का योग ए बी के बराबर होगा। लेकिन आगे थोड़ा सा भी ऊपर होगा पॉइंट, अगर सी थोड़ा सा भी ऊपर होगा तो ये जो लेंथ आएगी, टोटल लेंथ, ये ए बी सी क्या आएगी, बड़ी आएगी, ए सी प्लस बी सी, जिसे आप क्या बोलोगे, ए सी प्लस बी सी क्या है, ए बी से बड़ी है। बस ये ट्राइंगल की नींव है। क्यों, आपने थोड़ा सा आगे उससे ऊपर उठा देंगे तो ये थोड़ी सी कुछ ना कुछ तो मात्रा दूरी या डिस्टेंस, आप कुछ भी की लेंथ बढ़ेगी तभी ये ऊपर उठेगी, अन्यथा ये इसके साथ लगी रहेगी। तो ये जो डिस्टेंस होगी ए सी प्लस बी सी कहीं ना कहीं ए बी से बड़ी होगी। बस यही ट्राइंगल का बेसिक है। मतलब क्या, ए बी सी, ये ए भुजा, ए सी भुजा, ए बी, यानी कि कोई भी 2 साइड का योग हमेशा तीसरी साइड से क्या रहता है, बड़ा रहता है। कोई भी 2 साइड का योग हमेशा तीसरी साइड से क्या रहता है, बड़ा रहता है।
कोई भी दो साइड का योग यानी कि बी प्लस सी का योग ए से बड़ा रहता है। यानी कि मैं आपसे ये कहूँ, अगर एक भुजा 3 और एक भुजा 4 है तो नेक्स्ट भुजा क्या होगी? सर हमें नहीं पता नेक्स्ट क्या होगी, लेकिन जो भी भुजा होगी ना वो 7 से बड़ी होगी। जो भी भुजा होगी, मान लीजिए वो सी है और वो क्या होगी? 7 से बड़ी होगी, क्योंकि इन दोनों का योग क्या है? 3 + 4 7 है। इसी तरह 5 + 8 है और नेक्स्ट भुजा आपको नहीं पता है, तो नेक्स्ट जो भुजा होगी वो 13 से बड़ी होगी। इन दोनों के योग से, सॉरी, इन दोनों के योग से छोटी होगी। वो बड़ी कहाँ से लिख रहा हूँ? इन दोनों योग से छोटी होगी, यानी कि 3 और 4 के योग से ये क्या होगी? छोटी होगी। और 5 और 8 इनके योग से क्या होगी? छोटी होगी। यानी कि दो भुजाओं योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। दो भुजाओं योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। इसी तरह अगर किसी भी ट्राइंगल का 11 और 5 है तो आपसे पूछा जाए कि नेक्स्ट भुजा क्या होगी? आपको नहीं पता नेक्स्ट भुजा क्या होगी, लेकिन जो भी होगी वो 16 से छोटी होगी, बराबर भी नहीं, छोटी। ठीक है। इसी तरह अगर आप यूं कह दो तो नेक्स्ट भुजा आपको होगी 11 से छोटी। इन दोनों का योग क्या है? 11। इन दोनों का योग क्या है? 11 से छोटी होगी। ओके, 11 से छोटी होगा। इसी तरह आप ये आपसे ये भुजा दे दी जाए 5 और 12 और नेक्स्ट भुजा पूछ ली जाए तो ये जो x की जो भी वैल्यू होगी वो 17 से क्या होगी? छोटी होगी। 17 से क्या होगी? छोटी होगी। फिर समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर कोई ट्राइंगल है ए बी सी, ये ए, ये सी और बी, इन दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से छोटा ही रहेगा। क्या कहना चाह रहा हूँ? इन दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से क्या रहेगा? छोटा ही रहेगा। जैसे a माइनस बी हमेशा छोटा रहेगा। इन दोनों का अंतर किससे? सी। अंतर देखना अपने को, प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है। यानी कि यहाँ जो भी माइनस की वैल्यू आए, प्लस की वैल्यू, कोई मतलब नहीं। अपने ये देखना तीसरी भुजा छोटा है या बड़ा। ठीक है, तो हम सब तीसरी भुजा से क्या रहेगा? छोटा ही रहेगा। जैसे अब आ गया b माइनस सी, तो इसकी जो वैल्यू हमेशा a से छोटी रहेगी। कहने का तात्पर्य है क्या? अगर कोई ट्राइंगल एक भुजा 3 है और एक भुजा 4 है तो नेक्स्ट भुजा क्या होगी? सर हमें नहीं पता नेक्स्ट भुजा क्या होगी, लेकिन जो भी होगी वो 4 - 3 से बड़ी होगी, यानी कि उसका मान 1 से बड़ा होगा। अगर कोई भुजा 5 और 8 है, तीसरी भुजा क्या होगी? सर हमें नहीं पता, लेकिन जो भी होगी 8 - 5 से बड़ी होगी, यानी वो 3 से बड़ी होगी। इसी तरह 11 5 और तीसरी भुजा, सर हमें नहीं पता तीसरी भुजा क्या होगी, लेकिन जो भी भुजा होगी वो 11 - 5 से बड़ी होगी, यानी कि 6 से बड़ी होगी। यहाँ से बनता है अपना एक क्वेश्चन। अपना क्वेश्चन क्या बनता है? जैसे 3 और 4 आ गया, ये x आ गया, तो x की वैल्यू किन दो के बीच में रहेगी? आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, तो आपको पता होना चाहिए x की वैल्यू 3 - 4 से बड़ी, वह 3 + 4 से छोटी, यानी कि 1 से बड़ी और 7 से छोटी, यानी कि 2 3 4 5 6 में से इसका कोई भी मान से x का हो सकता है। ना 7 से बड़ा इसका मान हो सकता है, ना 1 से छोटा इसका मान हो सकता है। मैंने एक को पॉजिटिव लिया तो अंतर को हमसे क्या लेना? पॉजिटिव लेना है। ये जानबूझ के लिखा 3 - 4, ये मोड लगाया। मोड का अर्थ क्या होता है कि जो भी वैल्यू इसके अंदर आएगी वो माइनस की ना रहकर पॉजिटिव हो जाएगी, यानी कि भले ही आंसर माइनस का आए लेकिन वो क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। इसी तरह क्वेश्चन आ जाए कि 16 5, तो x की वैल्यू किन किन दो वैल्यू के बीच में रहेगी? तो अपने को पता है कि x की जो वैल्यू है 16 - 5 से बड़ी, वह 16 + 5 से छोटी, यानी कि इसकी वैल्यू 11 से तो बड़ी रहेगी और 21 से क्या रहेगी? छोटी रहेगी। इसी तरह एक क्वेश्चन और आ जाए, आप आराम से कर सकते हो, जिसका जवाब आप कमेंट में दोगे कि अगर एक भुजा 3 हो और एक भुजा अगर 5 हो तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ A B। ए ऑप्शन में ये लिख रहा हूँ कि इसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए,
सी लिख रहा हूँ मैं 7 होने चाहिए, डी मैं लिख रहा हूँ 9 होने चाहिए। आप बताना कि अगर एक भुजा 3 है और एक भुजा 5 है तो जो x की वैल्यू वो क्या होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद अपने बात करते हैं एक बेसिक की, जो कि अपने करेंगे जरूर, लेकिन फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ। अब भुजा के आधार पर आपको कैसे पता लगेगा कि कोई ट्राइएंगल अधिक कोण है, न्यून कोण है या समकोण है, यानी कि एब्ट्यूस है, एक्यूट है या राइट ट्राइएंगल, अपने को कैसे पता लगेगा उसकी बात अपने कर लेते हैं। ये भुजा ए है, ये भुजा सी है और ये भुजा बी है। मान लीजिए जो भुजा ए है ना वो सी से भी बड़ी है और वो बी से भी बड़ी है। सबसे बड़ी भुजा की बात करेंगे। उस केस में देखिए, अगर ए स्क्वायर की वैल्यू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से ज़्यादा आ रही है, यानी कि ए स्क्वायर की वैल्यू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से के योग से बड़ी आ रही है, तो ये कोण 100% क्या है, अधिक कोण है। ये त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज है, यानी इसका एक एंगल 100% 90 डिग्री से बड़ा है। अगर सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर बाकी दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर आ रहा है तो वो एक समकोण है, वो एक समकोण यानी कि राइट ट्राइएंगल है, राइट ट्राइएंगल है। ये एब्ट्यूस अधिक कोण हो गया, ये राइट ट्राइएंगल हो गया। उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ पा रहे हैं इस बात को। नेक्स्ट, अगर ए स्क्वायर यानी कि सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर अगर बाकी दो भुजाओं के स्क्वायर के योग से कम हो, उनके सम से क्या हो, कम हो, तो वो 100% क्या है, न्यून कोण है, यानी कि उसके हर एक कोण क्या होंगे, 90 डिग्री से कम ही होंगे। एक्यूट ट्राइएंगल है। कौन सा ट्राइएंगल है, एक्यूट ट्राइएंगल है। ठीक, इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। इसको अपने कल प्रूव करेंगे ये कैसे आया, लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए अपने को यूज़ करना है कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता है ये आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, हम बताएंगे, अगर है तो वेल डन। कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे करण। एक ट्राइंगल है जिसमें एक 90 डिग्री है और ये थीटा एंगल है, तो इसके लिए जो आधार होगा वो इसके साथ वाली भुजा होगी। 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण होता है, जिसे इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलते हैं। इसे आधार को बेस बोलते हैं और ये सामने परपेंडिकुलर यानी कि लंब रहता है। इसकी चर्चा अपने कल व्यापक रूप से करेंगे। आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल और आपको ये क्लास अच्छी लगी तो इसे शेयर भी जरूर कीजिएगा, कमेंट भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।